आज के वीडियो में 12th क्लास के ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है जनसंख्या संगठन, इस चैप्टर को आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। यानी इनसे पहले एक वीडियो बनाए थे, उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये समझने में किसी प्रकार का दिक्कत आप लोगों को नहीं हो, है ना। तो ये जो है 12th क्लास के ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर था, उन थर्ड चैप्टर का जो है आज का ये लास्ट वीडियो है। यानी छोटा चैप्टर था तो दो वीडियो में इसको क्या कर दिए है, समाप्त कर दिए हैं। और तो इस वीडियो में जो है जितने भी मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनते हैं वे सारे के सारे इसमें नोट किया गया है। आप लोग आराम से इसको समझिए और समझने के बाद इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए, जो पहला जो क्वेश्चन है कि स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण, यानी जो स्त्री है उन स्त्रियों का लिंग अनुपात वो क्या होता है, प्रतिकूल होता है। यानी स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के क्या कारण है। सबसे पहले जो है हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये लिंग अनुपात प्रतिकूल, इनसे पहले की वीडियो में जो है लिंग अनुपात के बारे में बता दिया गया है कि लिंग अनुपात क्या है। यानी 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की जो संख्या होती है उनको क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। यानी 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है उन्हीं संख्याओं को क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है ना। तो स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल, यानी जो स्त्री का लिंग अनुपात है वो क्या होता है, प्रतिकूल होता है, यानी कम होता है। तो कम होने के क्या कारण है, यानी प्रमुख कारण, यानी मेन कारण क्या है। तो प्रथम है स्त्री भ्रूण हत्या। यानी जो स्त्री है उन स्त्री का क्या कर देते हैं हम लोग, भ्रूण हत्या कर देते हैं। यानी जब भ्रूण, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब बच्चा जो है अपने माँ के पेट में ही रहता है तभी जो है उसका लिंग निर्धारित करके, यानी वो लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की रहती है तो उसे जो है माँ के पेट में ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से स्त्रियों के लिंग अनुपात में प्रतिकूल, यानी स्त्रियों की जो संख्या है वो क्या होगा, प्रतिकूल होगा। अगर स्त्री का हम लोग क्या कर देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, यानी मतलब जन्म होने से पहले क्या कर देते हैं, मार देते हैं, तो स्त्रियों के लिंग अनुपात में प्रतिकूल यानी क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो दूसरा है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। अब स्त्री जो है उनके प्रति हम लोग क्या करते हैं, घरेलू अगर हिंसा करेंगे, यानी घर में जो है उनके साथ अत्याचार या फिर शोषण वगैरह किया जाए तो फिर क्या होगा, स्त्रियों के संख्या में कमी आएगी, है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी के भी घर में हो या फिर बहू बेटी के साथ अगर अत्याचार होने लगता है तो बाकी के लोग देख करके यही सोचते हैं कि क्या करेंगे, मतलब लड़की को जो है जन्म देने से उन लोग क्या करते हैं, डरते हैं। तो घरेलू हिंसा, अगर स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा न हो तो फिर लिंग अनुपात में क्या होगा, लिंग अनुपात में जो है वो अनुकूल मतलब होगा। लिंग अनुपात क्या होगा, अनुकूल होगा। स्त्रियों के लिंग अनुपात क्या होगा, अनुकूल होगा। अगर घरेलू हिंसा होता है तो स्त्रियों के लिंग अनुपात में क्या होगा, प्रतिकूल होगा, यानी लिंग अनुपात में क्या होगा, कमी होगा, है ना। उसके बाद तीसरा है स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। अब जो स्त्री है उनके जो सामाजिक और आर्थिक जो लेवल है अगर उसमें क्या आएगा, कमी आएगा, वो निम्न होगा, नीचा होगा, तो फिर स्त्रियों के लिंग अनुपात में क्या होगा, प्रतिकूल होगा, यानी उसके लिंग अनुपात में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। अब जो है कुछ मतलब नोट भी लिखा गया है जिनसे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। प्रतिकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप एशिया है। आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रतिकूल लिंगानुपात, यानी
स्त्रियों की जो संख्या या फिर पुरुषों की संख्या वो क्या होता है, कम होता है। प्रतिकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन है, एशिया है। यानी इसमें जो है क्या होता है, स्त्रियों की जो संख्या होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ऐसा कहाँ है, तो ऐसा महाद्वीप एशिया है, यानी जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। अनुकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप वो यूरोप है, यानी यूरोप में जो है लिंगानुपात क्या है, अनुकूल है, यानी स्त्रियों की संख्या क्या है, अधिक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि आयु संरचना क्या है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आयु संरचना क्या है, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाती है। यानी जो आयु जो मतलब संरचना है, विभिन्न वर्ग में लोगों की जो मतलब संख्या होता है उसको दर्शाया जाता है किसके अंतर्गत, आयु संरचना के अंतर्गत, है ना। इसके अंतर्गत 3 आयु वर्ग आते हैं, यानी आयु संरचना के अंतर्गत जो है वो 3 आयु वर्ग आते हैं। जो प्रथम है वो बाल वर्ग है, यानी इस बाल वर्ग के अंतर्गत जो है 0 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया है ना। 0 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है किस आयु वर्ग में रखा गया है, तो बाल आयु वर्ग में रखा गया है। अब जिस भी क्षेत्र या फिर जिस भी देश में जो है इसकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी, यानी बाल वर्ग के अंतर्गत जहाँ पर 0 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, अगर इसकी संख्या क्या होता है, अधिक होता है, तो वहाँ पर आर्थिक विकास का क्या होगा, कमी होगा, यानी आर्थिक विकास धीमा होगा, है ना। जाहिर सी बात है कि 0 से 14 साल के बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा मतलब आर्थिक विकास तो नहीं कर पाएंगे, या फिर वो अपने किसी मतलब स्कूल वगैरह की पढ़ाई करते होंगे, या फिर कोई तो मतलब बड़ा बिजनेस वगैरह तो उन लोग तो नहीं करते होंगे। जब उन लोग नहीं करेंगे छोटे बच्चे, तो फिर क्या होगा, आर्थिक का विकास नहीं होगा, आर्थिक विकास धीमा होगा। तो इस वर्ग के यानी जो बाल वर्ग है, इस वर्ग में अगर 0 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या अगर क्या है, अधिक है, तो फिर आर्थिक विकास क्या होगा, धीमा होगा, है ना। उसके बाद दूसरा है प्रौढ़ आयु वर्ग। तो प्रौढ़ आयु वर्ग में 15 से 59 वर्ष के लोगों को रखा गया है। इस वर्ग के अंतर्गत जो है मतलब अर्थव्यवस्था धीमा नहीं तेजी हो सकता है अगर इस 15 में से 25 यानी 15 साल से लेकर के 25 साल तक के मतलब लोग अगर ज़्यादा है किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में आर्थिक विकास क्या होगा, वो तेज़ी से होगा, है ना। उसके बाद वृद्ध वर्ग यानी 60 वर्ष से अधिक। अब किसी भी क्षेत्र में जो है 60 वर्ष से अगर अधिक लोगों की संख्या है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ भी आर्थिक विकास में क्या होगा, धीमा होगा, क्योंकि मतलब 60 वर्ष से अधिक उम्र के अगर लोग रहते हैं, तो फिर उन लोग क्या करेंगे, तो कोई कामकाज वगैरह करेंगे नहीं, है ना। बेड पे यानी बिस्तर में पड़े रहेंगे, मतलब जिनसे उनके मतलब उन्हें जो है तरह तरह की बीमारियां होंगी, और वो अपने मतलब बीमारी से वो जब निजात उनको मिलेगा तभी तो मतलब कुछ आर्थिक विकास वगैरह कर पाएगा, है ना। तो इस वर्ग में भी क्या होता है, इस जो वृद्ध वर्ग होता है, अगर ये वर्ग में अगर लोगों की संख्या क्या है, अधिक है, तो भी आर्थिक विकास क्या होगा, धीमा होगा। यदि जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होगा, तो आर्थिक विकास धीमा होगा। वही चीज़ कह रहा है कि यदि जनसंख्या में यानी लोगों की संख्या में जनसंख्या में जो है 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होता है, यानी 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या क्या होता है, अधिक होता है, तो वहाँ पर आर्थिक विकास क्या होगा, धीमा होगा, है ना। इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है आयु लिंग पिरामिड या संरचना क्या है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछे जाते हैं कि आयु लिंग पिरामिड या संरचना क्या है ना। आयु लिंग कह लीजिए या फिर पिरामिड कह लीजिए या फिर संरचना कह लीजिए, है ना। ये क्या है, तो इसका मतलब यानी आयु लिंग पिरामिड या संरचना का मतलब यह है कि विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या क्या है। यानी इसका मतलब ये है कि अलग अलग आयु वर्गों में, यानी ये सब जो 3 आयु वर्ग है, इसमें स्त्रियों की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या क्या है, इस चीज़ को हमें कौन बताते हैं, आयु लिंग पिरामिड या संरचना बताते हैं।
पिरामिड का प्रयोग आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी ये जो पिरामिड है इसका जो है इसका प्रयोग यानी उपयोग इस्तेमाल जो है क्या दर्शाने में किया जाता है, आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि आयु लिंग असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से है। यानी जो आयु लिंग होता है ये आयु लिंग जो है वो असंतुलन हो जाता है। ये असंतुलन होने के लिए कौन कौन से कारक है ना। तो आयु लिंग जो है वो क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। असंतुलन होने के क्या क्या उत्तरदायी यानी जिम्मेवार कारक है, वो है जन्म दर व मृत्यु दर। पहला क्या है, जन्म दर व मृत्यु दर। विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यानी जन्म दर व मृत्यु दर जो है यह आयु लिंग को जो है प्रभावित करने वाले क्या है, एक कारक है ना। इसके अंतर्गत विकासशील अगर कोई देश है, जो देश मतलब विकसित नहीं है यानी विकसित की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, उसको विकासशील बोलेंगे। जैसे भारत है ना, भारत क्या है, एक विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक जब होता है, जाहिर सी बात है जो मतलब जो देश विकास नहीं किए हैं या फिर जो देश विकास कर रहे हैं है ना, उसको कौन देश बोलेंगे, विकासशील देश बोलेंगे। उस देश में क्या होता है, मृत्यु दर अधिक होने के कारण उस देश में क्या होता है, जो देश विकास नहीं किया है वो देश में क्या होता है, मृत्यु दर अधिक होता है। जब मृत्यु दर अधिक होता है तो फिर वो लिंग अनुपात को क्या करेगा, अनबैलेंस से करेगा, यानी उसको उसमें जो है असंतुलन ला देगा है ना। उसके बाद क्या है, प्रवास। प्रवास के कारण भी लिंगानुपात प्रभावित होता है। प्रवास के कारण भी लिंगानुपात क्या होता है, प्रभावित होता है। अब लोग एक जगह को छोड़ कर के दूसरे जगह जो चले जाते हैं, जहाँ पे गया वहाँ पे जो है मतलब लिंग अनुपात को प्रभावित कर दिया है ना। उसके बाद ग्रामीण व नगरीय जीवन। अगर कोई लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण व नगरीय जीवन, ये भी क्या करता है, ये भी एक उत्तरदायी कारक है किसको प्रभावित करने के लिए, किसको अनबैलेंस करने के लिए, आयु लिंग को है ना। गांव के लोग रोजगार व शिक्षा के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं। जो गांव के लोग हैं वो रोजगार और शिक्षा के कारण जो है वो नगर में जाकर के बस जाते हैं। जब नगर में जाकर के बस जाते हैं तो वहाँ के लिंग अनुपात को क्या कर देता है, वो प्रभावित कर देता है ना। तो लिंग अनुपात को या फिर आयु लिंग को जो है असंतुलन करने के लिए एक जिम्मेवार यानी उत्तरदायी कारक वो कौन है, वो ग्रामीण व नगरीय जीवन भी है। और आपके एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आने की संभावना है कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो साक्षरता दर है, इस साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो साक्षरता दर को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। तो आर्थिक कारक, अब जहाँ का भी मतलब आर्थिक कारक यानी रुपये पैसे की जहाँ पे क्या होगा, कमी वगैरह होगा, वहाँ पे क्या होगा, साक्षरता कम होगा। जहाँ का आर्थिक कारक ठीक ठाक है वहाँ पर साक्षरता दर क्या होगा, अधिक होगा। सामाजिक कारक, स्त्रियों को शिक्षा दिया जाए, अगर स्त्रियों को शिक्षा दिया जाए तो फिर साक्षरता दर क्या होगा, अधिक होगा। अगर स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता है तो फिर साक्षरता दर क्या होता है, कम होता है। शैक्षिक कारक कहने का मतलब विद्यालय हो गया है ना। अगर मतलब साक्षरता दर अधिक है तो शैक्षिक कारक के अंतर्गत विद्यालय का होना मतलब ठीक ठाक होना ज़रूरी है। अगर विद्यालय का मतलब विद्यालय नहीं है, विद्यालय ठीक ठाक नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, साक्षरता दर को प्रभावित करेगा है ना। तो इस प्रकार से जो है ये साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक कारक है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के हम लोग आगे के वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।